नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम आवर्त सारणी पर चर्चा करेंगे। उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आज मनन करेंगे। प्राय ये देखा गया है कि आवर्त सारणी वाला जो पाठ्यांश है वह अधिकांश छात्र छात्रा द्वारा परीक्षा में छोड़ दिया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न हल नहीं किए जाते हैं, तो यह महसूस किया गया कि अधिकांश छात्र छात्राओं को यह रुचिकर नहीं लगता है। उसका एक सीधा सा कारण है, इसके अंदर जो आवर्त सारणी है उसके अंदर ढेर सारे तत्वों को याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यांश है जो परीक्षा में अधिकांशतः इसके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न, तर्क वाले कारण बताओ है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे 10वीं कक्षा हो चाहे 11वीं हो, इस कक्षा में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं और कमज़ोर विद्यार्थियों को जो 3 या 4 नंबर 5 नंबर से जो फेल होते हैं वो उसका एकमात्र कारण है कि आवर्त सारणी को वो गंभीरता से नहीं लेते। साथ ही उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी नुकसान होता है जो डिवीज़न बनाने की योग्यता रखते हैं लेकिन इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो उनको भी मेरिट में मार्क्स कवर करने में यह कठिनाई या नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए अपने को इसको थोड़ा गंभीर होके इसको अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम बोर्ड की परीक्षाओं और लोकल परीक्षाओं में अधिकांशतः इस भाग से प्रश्न करते हैं और अकार्बनिक रसायन का जो अधिकांश भाग 90% भाग इसी आवर्त सारणी पर आधारित होता है। यदि स्टूडेंट ने आवर्त सारणी को सही ढंग से नहीं समझा तो वो मार्क्स कवर नहीं कर पाएगा। अतः आज सभी छात्र छात्राएं गंभीरता से इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे, घर पे जाकर और इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और उसको बार बार रिपीट करके इस वीडियो को और इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि कमज़ोर विद्यार्थी अपने मार्क्स 10 नंबर तक कवर कर सकेंगे और जो मेरिट में आने वाले विद्यार्थी इससे 20 नंबर तक मार्क्स कवर कर सकेंगे, जो अक्सर उनका नुकसान हो जाता है या वो प्रश्न छोड़ देते हैं। तो साथियों, आज शुरू करते हैं आवर्त सारणी। यह एक महत्वपूर्ण पाठ्यांश है जो कक्षा 10वीं और 11वीं, ऐसा नहीं भविष्य में 12वीं कक्षा या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में भी जब जाओगे तब यह रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण पाठ्यांश रहेगा। अतः अपन अभी से इसको गंभीरता से ले लेते हैं तथा इसका अध्ययन जारी रखेंगे, जिससे वर्तमान में और भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो सके। इसको आवर्त सारणी को अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आवर्त सारणी क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आवर्त सारणी होती क्या है। इसको सरल शब्दों में अपन ये समझ सकते हैं, जिस प्रकार घर के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं या किराने का व्यापारी दुकानदार समान प्रकार की वस्तुएं, जैसे अलग अलग कंपनियों की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के साबुन, विभिन्न प्रकार के घी या विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग कंपनियों के समान प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको वो याद नहीं रख पाता या कहाँ वस्तु पड़ी है उसको ढूंढने में कठिनाई होती है। अतः वो क्या करता है, प्राय अलग अलग खानों में व्यवस्थित कर देता है, जिससे उसको तुरंत
वो वस्तु मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से अपन घर के अंदर भी अपन अलग अलग ताक या कपाट रखते हैं, जिसमें अपन वस्तुओं को अलग अलग छांट के समान गुण वाले को एक साथ रख देते हैं। यह प्रक्रिया अपन वर्गीकरण कहलाती है। यह अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा किसी भी चीज़ का अध्ययन करना सुगम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तत्वों की अधिक संख्या होने के कारण उनको एक साथ याद रख पाना कठिन हो जाता है और उनके गुणों को अध्ययन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः अपन कह सकते हैं, इसी उद्देश्य की दृष्टि से तत्वों को परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाता है तो जो सारणी प्राप्त होती है उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के बढ़ते क्रम से व्यवस्थित करने से जो सारणी निर्मित होती है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। तत्वों को उनके परमाणु भार या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से जो सारणी उत्पन्न होती है या निर्मित होती है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। चाहे तो इसे नोट भी कर लो और मन में 2 या 3 बार इसका रिपीटेशन भी कर लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले उसको मन में दोहराते रहिए। यदि वो नहीं आए तो पुनः इसको वीडियो को देखकर सुनकर फिर से याद करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर से ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे आपको। आवर्त सारणी से संबंधित नियम कौन कौन से हैं? कालांतर में तत्वों को वर्गीकरण करने के अनेक प्रयास हुए, जिन्होंने कुछ न कुछ आधार लेकर कुछ नियम बनाए। उसे अपन आवर्त सारणी से संबंधित नियम या आवर्त सारणी के नियम कहते हैं। ये प्रमुख नियम निम्न हैं: डोबेराइनर त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथेर-मेयर वक्र, मेंडलीफ का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम इसमें प्रमुख है। डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह का एक नियम बनाया, जिसको अपन डोबेराइनर त्रिक नियम कहेंगे। न्यूलैंड ने अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन के गुण धर्म तत्वों या 8 इलेक्ट्रॉन जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में है उनके स्थायित्व के बारे में एक नियम दिया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। लोथेर-मेयर ने परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर एक वक्र प्रस्तुत किया, जिसे लोथेर-मेयर वक्र कहा जाता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु भार के आधार पर दिया गया है। मेंडलीफ ने इसे सन 1869 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। और आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किया है। इसे मोसले का आवर्त नियम भी कहा जाता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम को केवल आवर्त नियम और मोसले के आवर्त नियम को आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। आवर्त नियम क्या है? अभी पहले चर्चा कर ही चुके हैं। आवर्त नियम क्या है? यदि ये प्रश्न आता है तो हम मेंडलीफ के आवर्त नियम को ही इसमें उत्तर के रूप में लिखेंगे, अर्थात आवर्त नियम ही मेंडलीफ का आवर्त नियम है। ये इसी तरह से पहले निश्चित कर लेंगे। अक्सर छात्र छात्राएं आवर्त नियम की जगह आधुनिक आवर्त नियम का उत्तर लिख देते हैं, या आधुनिक आवर्त नियम की जगह मेंडलीफ के आवर्त का उत्तर लिख देते हैं।
इस कारण ये अधिकांश छात्र छात्राओं के, जो कमज़ोर छात्र हैं, पढ़ने वालों के तो नहीं होता, लेकिन कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं उनको ये गलत साबित हो जाता है। अतः वे छात्र छात्राएँ इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि इस प्रश्न के उत्तर लिखने में कोई गलती ना हो। आवर्त नियम को हम इस प्रकार समझ सकेंगे। इसे मेंडलीव का आवर्त नियम भी कहते हैं। इसे मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। इसे मेंडलीव का आवर्त नियम भी कहते हैं। इसे मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें तत्वों के परमाणु भार को मुख्य आधार बनाया गया है। इसका जो आधार है, कौन सा? मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार है परमाणु भार। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम अर्थात मोसले का आवर्त नियम या मोसले का नियम क्या है? यह नियम 1913 में मोसले ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे मोसले का आवर्त नियम या मोसले का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इस नियम का मुख्य आधार है तत्वों का परमाणु क्रमांक। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं, क्रमांक की जगह भार लिख देते हैं और भार की जगह क्रमांक। अतः इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसे मोसले ने 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे मोसले का नियम भी कहते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। इसे मोसले ने 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इसे मोसले का नियम भी कहते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। 2 या 3 बार मन में रिपीट करेंगे और इसको पूरी तरह से पक्का याद कर लेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, तत्काल अपन उसका रिपीट नहीं करते हैं या पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो ये मिक्स हो जाता है और दूसरे प्रश्न एक साथ अपन जब परीक्षा दिनों में एक साथ याद करेंगे तो वो प्रश्न सब गलतियाँ युक्त हो जाते हैं। अतः पहले ही अभी खाली माइंड रहता है, स्वस्थ माइंड रहता है, इस कारण पहले से ही रिवीजन करोगे तो परीक्षा में केवल आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, बस इससे तुरंत आपको याद आ जाएगा और गलती नहीं होगी। अतः इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसको व्यवस्थित लिखना है। आवर्त क्या है? अब प्रश्न उठता है, आवर्त सारणी के अंदर जो क्षैतिज पंक्तियां हैं या आड़ी पंक्तियां हैं, आड़ी कतारें हैं, इनको आवर्त कहा गया। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज या आड़ी पंक्तियां हैं या कतारें हैं, उनको अपन आवर्त कहते हैं। इनकी संख्या 7 थी, लेकिन कृत्रिम तत्वों की खोज के कारण अब लगभग 8 हो गई। 8वां आवर्त की आवश्यकता महसूस हो गई। अतः परीक्षा में यदि संख्या आवे 7 तो भी सही है, लेकिन यदि थ्योरी का प्रश्न आता है तो उसमें 7 लिखने के बाद 8वें आवर्त की चर्चा भी उसमें जरूर करना होगी। आवर्त सारणी में क्षैतिज या आड़ी पंक्तियाँ
आवर्त कहलाती है। इनकी संख्या पहले 7 थी, अब 8 हो गई, ऐसा अपन लिखेंगे। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और उसमें यदि 8 वाला विकल्प न हो तो हमें 7 वाले विकल्प को राइट करना पड़ेगा। अतः 7 और 8 दोनों अंक ध्यान में रखेंगे। आवर्त सारणी में क्षैतिज या आड़ी पंक्तियाँ आवर्त कहलाती है। इनकी संख्या पहले 7 थी, अब 8 हो गई है। अब प्रश्न है, वर्ग क्या है? वर्ग या इसको ग्रुप बोलेंगे या कॉलम बोलेंगे या स्तंभ बोलेंगे। वर्ग क्या है? आवर्त सारणी में आवर्त के अलावा वर्ग भी होते हैं। जो खड़े खाने हैं या खड़े स्तंभ है, खड़ी कतारें हैं या इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर कतार, इन सभी को वर्ग या ग्रुप या कॉलम या स्तंभ कहेंगे। आवर्त सारणी में जो खड़े या ऊर्ध्वाधर कॉलम है या स्तंभ है उन्हें हम वर्ग कहेंगे। एक बार और देख लीजिए, आवर्त सारणी में स्थित खड़े या ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में स्थित खड़े या आवर्त खानों को वर्ग कहते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। ध्यान दीजिए, आवर्त की संख्या 7 या 8 है, लेकिन वर्ग की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनकी संख्या कितनी है? 18 है। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और 18 वर्गों के नाम और 7 आवर्तों के नाम हमें अगले वीडियो में या अगली कक्षा में कंठस्थ करना सिखाएंगे। अतः सभी छात्र छात्राएं अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित पाठ्यांश को जरूर पढ़ के आएंगे, ताकि क्या है, बिना एडवांस में पढ़े रसायन शास्त्र की कोई भी वस्तु आसानी से समझ में नहीं आती। इसलिए छात्र पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये वीडियो सुनेंगे, फिर उसके बाद फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से वीडियो सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो 100% इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर पाएगा। अंत में आवर्त सारणी कैसी होती है इसका अवलोकन कर लीजिए। ये ऐसी आपकी पुस्तक में भी मिलेगी, चाहे तो मार्केट से कलर वाली या प्रैक्टिकल जो डायरी आती है उसमें भी कलर वाली आवर्त सारणी आती है। उसको ध्यान से आपको अध्ययन करना है और उसको देखना है। इसके अंदर ये चेक करना है कि आवर्त कहाँ है, वर्ग कहाँ है, आवर्त की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या कितनी है, आवर्त में नाम कितने हैं, 18 आवर्तों के नाम क्या क्या दे रखे हैं वो देखना है। और इसके जो अलग अलग रंगों में तत्व का शेड दे रखा है उन तत्वों को क्या कहेंगे वो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल इन तत्वों के वर्ग और आवर्त के बारे में और आवर्त सारणी के बारे में जरूर करेंगे। साथ ही मेंडलीव की आवर्त सारणी, डोबेराइनर त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, इनको व्यवस्थित कर लीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष मुख्यतः ये है, एक तो समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया है, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है और ऐसे बहुत से तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान हैं किंतु उनको अलग अलग खानों में स्थान दिया गया है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको अलग अलग परमाणु भार होते हुए उनको समान खानों में स्थान दे दिया गया है। तो उसमें कुछ त्रुटियां रह गई और वो चीज़ें मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष कहलाई। आधुनिक आवर्त सारणी में अधिकांश दोषों को हल कर लिया गया। हालांकि उस समय बहुत से तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए गए थे और बाद में समस्थानिक की खोज हुई थी, उन्होंने समस्थानिकों का भी हल करने की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। तो मैं आशा करता हूँ
कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें आसानी से याद करेंगे और आप इन प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से याद करेंगे। एक तो आवर्त सारणी क्या है, यह आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है और इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पाठ्यांश के अध्ययन करते समय लगे उनको ज़रूर रिवीजन करिए। इन प्रश्नों को तो याद करना ही है, साथ में से लगे हुए और चीज़ों को अपने को अध्ययन करना है। जय हिंद।